आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर मैं नानू गढ़वाल आपके सामने उपस्थित हूँ। जो हमारी सीरीज चल रही थी रीट जो गत वर्ष पेपरों का हम विश्लेषण कर रहे थे, उन पेपरों में एक क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा जो साइंस का एक टॉपिक, साइंस का पार्ट चल रहा था, उसमें हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को हमने पूरा कर लिया। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मानव तंत्र एवं रोग। इससे संबंधित जो क्वेश्चन जो गत वर्ष पेपरों में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेके आपके सामने में आया हूं। दोस्तों चलते हैं हमारे प्रथम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रति अम्ल है, मतलब अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा का, कास्टिक पोटाश का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या लूनर कास्टिक है? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखो अमाशय में थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं, ठीक है ना। अब देखो हमारे शरीर में जंतु सभी के शरीर में मतलब मानव में एक आरनाल पाई जाती है। अब आरनाल की लंबाई होती है 10 से 12 मीटर। 10 से 12 मीटर आरनाल की लंबाई होती है। शाकाहारियों में इसकी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि शाकाहारियों में सेलुलोज के पाचन करने के लिए इसकी लंबाई ज्यादा होती है और मांसाहारियों में इसकी लंबाई कम होती है। अब इसको आहार नाल को 2 भागों में बांटा गया है। आहार नाल को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। इसका एक भाग तो है इसके भाग और एक है इसकी जो ग्रंथियां हैं, ठीक है ना। अब देखो भाग में कौन सा? सबसे पहले हमारा मुख आता है, इसको मुख गुहा बोलते हैं। फिर ग्रास नली ग्रसिका आ गई, फिर ग्रास नली आ गई। उसके बाद में आता है अमाशय और अमाशय के बाद आता है अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद आती है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के बाद आती है बड़ी आंत, ठीक है। ये तो हो गए इसके भाग। अब फिर होती है इसमें ग्रंथियां। ग्रंथियां में कौन कौन सी होती है? जैसे लार ग्रंथियां जो मुंह में पाई जाती है, लार ग्रंथियां। दूसरी होती है इसमें जठर ग्रंथियां और फिर जठर ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथियां और एक होती है यकृत ग्रंथियां। यकृत लीवर की ग्रंथियां, लीवर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ठीक है। अब इसको इतने भागों में बांटा गया है। पहला हमने मुख गुहा है, दूसरा इसका भाग है ग्रसिका, ग्रास नली। ग्रसिका और ग्रास नली भोजन का पाचन करने में काम नहीं आती, केवल उसको भोजन को निकलने में काम आती है, ठीक है। फिर हो गया अमाशय। अब हम आज अमाशय के बारे में पढ़ रहे हैं। अमाशय में ये अम्लता, अब देखो अमाशय में होता क्या है? अमाशय में सबसे पहले हमारा भोजन जाता है अमाशय के अंदर, ठीक है। ग्रास नली के बाद में हमारा भोजन कहां जाएगा? अमाशय में। अब देखो अमाशय में भोजन जाने के बाद अमाशय में इसमें सेल्समा, चारों तरफ अमाशय की परत होती है, जो बोलते हैं सेल्समा, ठीक है। ये परत मतलब एंशियल से इसकी रक्षा करती है अमाशय का, ठीक है। अब देखो अमाशय में भोजन जाने के बाद अमाशय में एक अम्ल स्रावित होता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, मतलब एंशियल अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एंशियल अम्ल। अब एंशियल अम्ल की यदि अधिक मात्रा हो जाती है तो हमारे शरीर में अम्लता ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस अम्लता ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका उपचार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखो ये क्या करता है, कैसे इसका मतलब ये क्रिया करता है MgOH2 HCl के साथ, कैसे क्रिया करता है आपको बता देता हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो हमने ले लिया, क्या ले लिया? HCl है, 2HCl ले लिया। अब इसके साथ कौन क्रिया करेगा? MgOH2, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2। ये इसके साथ क्रिया करेगा तो आपको पता है क्या बनेगा? MgCl, MgCl2, ठीक है। प्लस ये मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 जल बाहर निकल जाएगा। ये इस प्रकार इसकी क्रिया करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा 2017 में। ये क्वेश्चन कौन से मतलब ये 2017 रेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका सूत्र क्या है? MgOH2। ये इस प्रकार क्रिया करता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी 2017 रेट में पूछा गया है। 2017 रेट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
लेकिन इसमें ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, मतलब इसके बोनस मिले थे। इसका कारण क्या था, इसमें ऑप्शन सही नहीं थे। चलो ये क्वेश्चन आज आपके सामने लेकर आया हूं। देखो जठर रस में होते हैं, मैंने बताया था कि जठर ग्रंथियां होती है, और जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है, अमाशय के अंदर पाई जाती है। अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखो मैं थोड़ा आपको बता दूं, अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखो एक तो होती है, अब मैं बताता हूं, वो एंशील अम्ल होता है। अब एंशील अम्ल क्या करता है, एंशील अम्ल पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन एंशील अम्ल के कारण ये सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होकर किसका निर्माण करता है, पेप्सिन का। किसका, अब पेप्सिन एंजाइम का निर्माण करता है। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन, किसको, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। डाइपेप्टाइड, पेप्टाइड या डाइपेप्टाइड, पेप्टाइड व डाइपेप्टाइड में किसको तोड़ता है, प्रोटीन को। ये काम किसका है, ये इसका। अब देखो एक तो पेप्सिन हो गया, पेप्सिन एंजाइम पाई जाती जठर ग्रंथियां है। एक होता है रेनिन। रेनिन क्या होता है, रेनिन का काम होता है, ये मां के दूध, जो मां का दूध होता है, उस दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का ये पाचन करने के लिए इसका ये काम आती है। ठीक है, कैप्सिन नाम का ये प्रोटीन पाया जाता है, ये मां के दूध में, उसका पाचन करने के लिए किसका उपयोग होता है, रेनिन एंजाइम का। तो दो कौन सी एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, इस जठर ग्रंथियों में या अमाशय में, एक तो हो गया पेप्सिन, एक हो गया रेनिन। दो एंजाइम होते हैं। ठीक है, दो ये ग्रंथियां दो एंजाइम का स्त्राव करती है। तो देखो एक तो पेप्सिन है, एक कौन सा, रेनिन। अब देखो लाइपेज क्या है, लाइपेज ये जठर ग्रंथियों में नहीं पाया जाता है, एंजाइम होता है। ये छोटी आंत में क्या होता है, जो वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, वसा का सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है, और वसा का पाचन कौन किस में होता है, छोटी आंत में होता है। देखो वसा लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है, यह किस में पाया जाता है, छोटी आंत में, ना कि जठर रस होता है, जठर ग्रंथियों में, जठर ग्रंथियां अमाशय में पाया जाता है, ये छोटी आंत में पाया जाता है। ये ग्लिसराइड और ग्लिसरॉल इस वसा का पाचन करती है। वसा को इन दो भागों में तोड़ने का काम कौन करता है, लाइपेज। ये एंजाइम कहां पाया जाता है, ये छोटी आंत में पाया जाता है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, फिर ये लाइपेज आ गया, ये और गलत हो गया। अब इसमें लाइपेज आ गया, चौथा में गलत हो गया। अब कौन सा बचा, केवल तीसरा में ये ट्रिप्सिन है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम नहीं होता है, इस ट्रिप्सिन, ये अग्नाशय में ट्रिप्सिन पाया जाता है। ठीक है, अब अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशय में ये ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन का पाचन किया जाता है। और पाचन कौन सा एंजाइम करता है ट्रिप्सिन का, एंटेरोकाइनेज। ये ट्रिप्सिन का एंटेरोकाइनेज इसका पाचन करता है, और काइमोट्रिटिशन इसका होता है, काइमोट्रिटिशन। ये काइमोट्रिटिशन में इसको तोड़ता है। ट्रिप्सिन को कौन तोड़ता है, एंटेरो। ये कहां पर, ये प्रक्रिया कहां पर होती है, अग्नाशय में, ये इसमें नहीं होता, और ट्रिप्सिन कोई एंजाइम नहीं होता है। तो यही क्वेश्चन गलत हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन को गलत माना गया और इसके बोनस अंक मिले। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा, समझ में आया दोस्तों। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भोजन में किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ये सबको आता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी की कमी से बेरी रोग होता है, सी की कमी से स्क्री रोग होता है। ठीक है, ये इसमें आंसर क्या है इसका, विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शनों में से सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें, जो किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पर प्रचुर सबसे ज्यादा ऊर्जा है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में ऊर्जा है। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। ये तीनों क्वेश्चन, ये और ये तीनों क्वेश्चन 2017 में रीट में पूछे गए थे। अनाज, मिलेट एवं दालें। ठीक है, दूसरा है सब्जियां एवं फल, तीसरा है दूध एवं दुग्ध
अंडा, मांस में मछलियां, और चौथा तेल व वसा, दृढ़ फल, तिल। सबसे ज्यादा इसमें कैलोरी किसमें मिलेंगे? तो आपको मैं बता देता हूं कि वसा में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और वसा का पाचन छोटे आंत में होता है, और वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा उसको ट्राइग्लिसराइड में तोड़ा जाता है। ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड में छोटी आंत में इसको तोड़ा जाता है। सबसे ज्यादा वसा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसका आंसर ये वसा हो गई, वो तेल, ये दोनों में वसा है। ठीक है। दृढ़ फल आपको पता है, दृढ़ फलों में भी सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तिलन में होते। इन ऑप्शनों को देखा जाए तो ये भारी ऑप्शन इसमें भारी पड़ रहा है। ठीक है। तो ये समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है, इसमें सबसे ऊर्जा प्रचुर मात्रा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है। अब देखो एड्स एक बीमारी है, बीमारी में ये एड्स बीमारी है जो वायरस जनित बीमारी है, वायरस संक्रामक रोग है, और ये वायरस जनित रोग है। इसमें जो वायरस पाया जाता है उस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है। अब सबसे पहले लगभग 1998 लगभग में सबसे पहले एड्स का जो व्यक्ति एड्स से ग्रसित व्यक्ति मिला था, वो मिला था अमेरिका USA में। ठीक है। और भारत में सबसे पहला जो व्यक्ति मिला था वो चेन्नई में मिला था, और राजस्थान में पुष्कर में 2002 में लगभग ये व्यक्ति एड्स का व्यक्ति मिला था। अब इसमें एड्स बीमारी होती क्या है? इसमें HIV वायरस होता है जो क्या करता है कि जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है उसको कमजोर कर देता है। मतलब शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, और एड्स और बाकी जो बीमारी होती है वो हावी हो जाती है। ठीक है। शरीर का वजन कम होने लग जाता है ये एड्स बीमारी से। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? आपको पता है एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र। कौन सा? प्रतिरक्षा तंत्र। पाचन तंत्र नहीं होता है, श्वसन तंत्र नहीं होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। चलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है। ठीक है। तो ये पूछा है कि जो संक्रामक रोग होता है, पहले ये मैं बता देता हूँ कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। संक्रामक रोग वो होते हैं जो वायु के माध्यम से संपर्क, एक दूसरे के संपर्क में आने पर जो फैलते हैं। ठीक है। संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे वायरस जनित हुए, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, ये रोग होते हैं, ये संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि संक्रामक रोग हैजा कौन से मतलब किस जीवाणु के द्वारा ये होता है? क्योंकि पहला क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये कौन सा रोग का है? टिटनेस रोग इसके कारण होता है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसे टीबी, क्षय रोग या तपेदिक। ठीक है। तीसरा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये होता है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग का जीवाणु होता है। ठीक है। क्योंकि जीवाणु जनित रोग है। और यूब्रियो कोलोरी, ये होता है हैजा का। तो इसका आंसर क्या होगा? यूब्रियो कोलोरी। अब देखो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये टिटनेस रोग होता है। ये टिटनेस रोग कौन सा जनित रोग है? देखो हमारे इन्हें जो रीट में लगभग पटवार ऐसी भर्तियों में है ना, ऐसी भर्तियों में ये जो रोग होते हैं, इस रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं पूछी जाती है। यही अभी तक तो यही क्वेश्चन है कि कौन सा रोग कौन से जनित रोग है। जैसे वायरस जनित रोग है, कौन सा वायरस से फैलता है, कौन सा जीवाणु से फैलता है, कौन सा फफूंद रोग है, मतलब कवक फफूंद रोग है, और कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। यही अभी तक क्वेश्चन ऐसे आई है। ठीक है। उसके अंदर ऐसा कुछ या ये पूछ ले या जीवाणु पूछ ले कौन से जीवाणु से होता है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? टिटनेस रोग। टिटनेस रोग होता है, इसमें होता है क्या है? ये टिटनेस रोग में क्या होता है कि ये टिटनेस रोग में ऐसा जो जीवाणु होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये तो या तो रेत में पाया जाता है या कोई काट मतलब लोहे से जो काट आता है उस काट में ये पाया जाता है। ठीक है। जंग लगता है लोहे में, उस जंग में ये पाया जाता है। उसमें होता क्या है कि इसमें ये जीवाणु होता है, और इसमें लगने पर वो जीवाणु अंदर चला जाता है खूर में, और ये रोग थोड़े दिनों में हमारी जो ये मांसपेशियां होती है उनमें संकुचन होने लग जाता है, और वो टिटनेस मतलब धनुषाकार आकृति में एकदम मतलब संकुचन नहीं होता, शीतलन धनुषाकार टंटाकार आकृति में वो मतलब एक जैसी ही रह जाती है। अब
मतलब उसमें हलचल नहीं होती है। तो संक्रामक रोगों से होने वाला रोग है ये, टिटनेस हमने पढ़ लिया। अब देखो इसमें कौन सा टीका यूज लिया था, ये होता है डीपीटी। डीपीटी टीका होता है, ये 3 रोगों में लिया जाता है, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूनिस और टी से टिटनस। इन तीनों रोगों में जो टीका यूज में लिया जाता है उसका नाम है डीपीटी। अब दूसरा है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी रोग का है, टीबी रोग का जीवाणु है। इसमें होता है क्या कि टीबी में शरीर का वजन कम होने लगता है, खांसी आने लग जाती है। और ये टीबी, इसमें भी जो टीका है वो उस टीका का नाम है बीसीजी टीका। और इसमें एक पद्धति है, उस पद्धति का नाम है डीओटीएस। डीओटीएस का पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव और ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी, ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। ये 2017 में इसका नाम पूछा गया था, हमारे 2017 रेट में डीओटीएस का पूरा नाम पूछा था। इसका पूरा नाम ये होता है, ये डीओटीएस में 5 नाम की 5 एक दवाइयाँ होती है, उस दवाइयों के माध्यम से टीबी का उपचार किया जाता है। डीओटीएस, उसका पूरा नाम डीओटीएस दिया है, उन दवाइयों को मिलाकर उसका डीओटीएस नाम दिया है। और तीसरा है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग आप जानते हो जीवाणु जनित रोग होता है। अब चलो दूसरा हमारा आंसर हो गया हैजा। अगला क्वेश्चन है वायरस जनित रोग नहीं है, वायरस जनित रोग है, ठीक है, वायरस जनित रोग है। कौन सा वायरस जनित रोग है? पोलिया, प्लेग, कोलेरा या टाइफाइड। आपको मैं बता दूं, देखो पोलिया है जो वायरस जनित रोग है, पोलिया हो गया, ये इसमें पोलिया वायरस जनित रोग है। प्लेग है जो जीवाणु जनित रोग है, कोलेरा भी जीवाणु जनित, और टाइफाइड इसे मोतीजरा भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? मोतीजरा। ये जीवाणु जनित रोग है। तो वायरस जनित रोग कौन सा है? पोलिया। वायरस जनित रोग आपको याद करना, जैसे ये हो गया स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, ये सब वायरस जनित, कोरोना वायरस हो गया, वायरस जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है लीवर का कार्य है, मतलब यकृत का। यकृत का क्या कार्य है? अब देखो, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रहण करना, पित्तरस का निर्माण में स्त्रावन करना, हिपेरिन में फाइब्रोजन का स्त्रावन करना है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, यकृत क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रहण करता है, ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में तोड़ता है और ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण करता है। और पित्तरस का जो पित्तरस का स्थायी, मतलब पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, लेकिन ये पित्ताशय के अंदर पाया जाता है। पित्तरस का संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में संग्रहण होता है, और पित्तरस का निर्माण लीवर में होता है, और इसका स्त्रावण भी लीवर में ही होता है। हिपेरिन में फाइब्रोजन नामक जो एंजाइम है उनका स्त्रावण भी लीवर के द्वारा होता है, और उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा दांत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं? ठीक है ना, कौन सा दांत सबसे, जो ऐसा दांत कौन सा जो चीरने फाड़ने में, तो मांसाहारी का नाम आ गया, तो इसका मतलब है कि चीरने फाड़ने में दांत कौन सा काम आता है? ठीक है, कर्तक, रदनक, अग्र चौनक या चौनक। इसका आंसर है रदनक। जो ये रदनक दांत होते हैं ये कितने होते हैं, मैं आप इसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ, इन दांतों के बारे में, ठीक है, 1 मिनट लगेगा। अब देखो होता क्या है, जो दांत होते हैं ना, ये बच्चों में अलग पाए जाते हैं और वयस्क में अलग पाए जाते हैं, वयस्क में और बच्चों में, ठीक है। अब देखो इसकी गिनती कैसे कहते हैं, ये 21, 23 गुणा 2 से कर लो, ये 2102 इसे गुणा 2 से कर लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया, 2 दूने 4, 4 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 4, 2 दूने 4, 4 8, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 दूने 4 8, 2 एकम 2 4, 2 0 2 0 0, 2 दूने 4 4 8, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि निम्न में से कौन सा दांत मांसाहारी पशु में, तो ये कर्तक दांत होते हैं। वयस्कों में कर्तक दांत कितने होते हैं, ये कौन से दांत होते हैं, कर्तक दांत। वयस्कों में कर्तक दांत होते हैं 8, ठीक है। और अधनक दांत ये काटने के काम आते हैं, ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं, रदनक। वयस्कों में रदनक दांत कितने होते हैं, 4, ठीक है। और अग्र चवर्णक ये कौन से होते हैं, अग्र चवर्णक, ठीक है। और ये 6 होते हैं, ये कौन से होते हैं, केवल चवर्णक दांत होते हैं, चबाने के काम आते हैं ये दोनों, और ये काटने के काम आते हैं, ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं, ठीक है। और बच्चों के अंदर क्या होता है, ये 8 होते हैं कर्तक दांत और 4 होते हैं रदनक दांत,
रद्दनक दांत, और 0 होते हैं अग्रचवर्णक। अब ध्यान रखना, अग्रचवर्णक दांत बच्चों के अंदर 0 होते हैं, ठीक है, और चवर्णक दांत कितने होते हैं? 8। चवर्णक दांत 8 होते हैं। तो कर्तनक, रद्दनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक आपको याद हो गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बच्चों में अग्रचवर्णक दांत कितने होते हैं, तो आप याद रखना 0। अब बता दूं, जो दूधिया दांत होते हैं वो दूधिया दांत कितने होते हैं? 20 दूधिया दांत होते हैं, और दूधिया दांत को अस्थायी दांत बोलते हैं, अस्थायी दांत, और 12 होते हैं स्थायी दांत, और कुल मिलाकर कितने हो गए? 32 दांत होते हैं, ठीक है। ये दांतों में से ऐसा क्वेश्चन आ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। अगले कौन सा? एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य है भोजन को ग्रसनी में भेजना, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना, भोजन को ग्रहणी तक पहुंचाना, या उपरोक्त सभी। आपको पता है एपिग्लोटिस एक प्रमुख इसका होता क्या है? हमारे देखो यहाँ गले के अंदर एक श्वास नली है और एक भोजन की नली है। ये दोनों नली में जब श्वास नली के अंदर ये एपिग्लोटिस यहाँ पर लगा होता है, ये क्या करता है? भोजन को इसमें जाने से, श्वास नली में, किसमें? श्वास नली में जाने से ये भोजन को रोकता है, और ये भोजन को जब भोजन अब देखो हिचकी किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। हिचकी में होता है क्या कि जब भोजन श्वास नली में चला जाता है और श्वास नली में संकुचन और स्थिलन की जो क्रिया होती है, उस श्वास नली में संकुचन और स्थिलन की जो क्रिया होती है उसी क्रिया को हिचकी बोलते हैं। हिचकी किसी के याद करने से नहीं आती, ठीक है। अब देखो निम्न में से ये हो गया हमारा एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो भोजन होता है उसको श्वास नली में जाने से रोकता है, और उसको ये इसका आंसर हो गया, भोजन को श्वास नली में प्रवेश से रोकना। यकृत से संबंधित रोग नहीं है। अब देखो यकृत मतलब लीवर से संबंधित कौन सा रोग नहीं है? पीलिया, यकृत सिरोसिस, टाइफाइड या हिपेटाइटिस। तो इसका आंसर है टाइफाइड। पीलिया आपको पता है बिलिरुबिन की जो मात्रा बढ़ जाती है उसके कारण ये पीलिया रोग होता है, ये यकृत में होता है। यकृत सिरोसिस रोग होता है कि हम एल्कोहल का ज्यादा सेवन करने के कारण जो यकृत में रोग होता है उस रोग का नाम है यकृत सिरोसिस, उसमें लीवर डैमेज हो जाता है, ठीक है, एल्कोहल का ज्यादा सेवन करने से। और हिपेटाइटिस ये भी यकृत को प्रभावित करता है, यकृत में ये हिपेटाइटिस रोग होता है। तो इसका आंसर ये टाइफाइड रोग आपको पता है, ये टाइफाइड रोग जीवाणु जनित रोग है। चलो हमने आज 11 क्वेश्चन पूरे कर लिए। तो दोस्तों मानव तंत्र और रोग से संबंधित जो क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए वो क्वेश्चन कर लिए, और 2-4 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी और आरबी से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो कर लिए। कल मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी और आरबीसी में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। चलो दोस्तों हमारा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बता दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो